हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन के जो जितने भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि सामाजिक अध्ययन एवं जो है समावेशी शिक्षा के जो जितने भी प्रश्न हैं समावेशी शिक्षा के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं जो है सामाजिक अध्ययन के 200 सभी जो है अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों उन्हीं की तरह आज हम देखने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन के बहुविकल्पी प्रश्न। और दोस्तों पिछले वर्षों में परीक्षा में आए प्रश्न भी इसमें हमने शामिल किए हैं, तो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और जो महत्वपूर्ण है सभी कुछ इस पर आपको देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि आप सामाजिक और समावेशी शिक्षा की बहुविकल्पी प्रश्न देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकेंगे। नहीं तो आप अपडेट टेट सी टेट प्ले लिस्ट में जाएंगे, उस सभी की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे होंगे कि इस मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों यह है एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी का कथन है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आप कहेंगे यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का। देखिए दोस्तों आपको बता दें जितने भी कथन होते हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर कथन से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न समझेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति, समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह रेमर्स एवं गेज का कथन है। इसी के क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है। तो दोस्तों मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष घटनाओं का ज्ञान या फिर प्रतिक्रिया करना या फिर चरित्रीकरण या फिर दोस्तों स्वाभाविकरण। तो दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। फिर देखिए हम आगे देखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने बोला था। तो दोस्तों यह डांडेकर की परिभाषा है। अब देखेंगे हम आगे कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी है दोस्तों? क्रमिक प्रक्रिया है और जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन की सहायता नहीं वरन उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों इसमें आप लगाएंगे कि यह परिभाषा दी है जो है बेसले के द्वारा दी गई है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि शैक्षिक मूल्यांकन की कोई एक परिभाषा दीजिए, तो दोस्तों जो आप बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़ते हैं इसी को जो है वहाँ भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन आपका रेमर्स एवं गेज का है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्य या अधिगम अनुभव या फिर व्यवहारिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसके उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? आपको इसमें बताना है यह प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों। इसका मापन किया गया है, क्योंकि दोस्तों देखिए मापन और मूल्यांकन में जो अंतर होता है, मापन से किसी भी जो है प्रतिक्रिया के विपरीत में जो उसके यानी नंबर दिए जाते हैं उन्हें हम मापन कहते हैं। परंतु दोस्तों मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में जो है व्यापक होता है, जो अंतर्निहित जो गुण होते हैं उनका मापन किया जाता है। इस प्रकार से उसको अंतर को भी हम समझ लेंगे। अब देखिए मूल्यांकन व्यक्ति या समाज दोनों दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। देखिए यह परिभाषा बार बार आ रही है, यह जो है रेमर्स के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषय में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम निदानात्मक परीक्षण। यानी कि दोस्तों किसी की कठिनाइयों को दूर करना, उसको जानना। देखिए जानना आप यानी कि इसमें है देखिए अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जाती है। यदि आप उसकी कठिनाई का पता लगाते हैं तो उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? निदान। और दोस्तों जब उसको आप दूर कर देते हैं उसको हम उपचारात्मक जो है शिक्षण कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन है, तो दोस्तों दक्षता आधारित मूल्यांकन कौन सा है? सतत या व्यापक या आ और व दोनों? तो इसमें से आपको बताना है। दोस्तों दक्षता आधारित मूल्यांकन कौन सा है? आ और व दोनों। अब देखेंगे अगला प्रश्न है कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है, तो दोस्तों कक्षोन्नति का प्रमुख साधन क्या है? यदि आप कक्षोन्नति करना चाहते हैं तो वार्षिक परीक्षाएं इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त किया जाता है, यानी कर दिया जाता है, तो कितने भागों में दोस्तों? जो है 10 भागों में। छात्रों के वैयक्तिक संबंधित पक्ष हैं, तो दोस्तों अब देखिए छात्रों के वैयक्तिक जो संबंधित पक्ष हैं वह कितने हैं दोस्तों? 8 यानी 10 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं हैं, तो दोस्तों पाठ्यक्रम क्या है? वाद विवाद या खेलकूद या तैरना, सभी कुछ इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, यानी कि सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त कौन करता है दोस्तों? तो अगर इसमें ज्ञान सार्थक के लिए एवं ज्ञान निरर्थक ज्ञान के लिए सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रदर्शित करता है। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, यह जो पहाड़ी द्वारा या गिनती द्वारा या कविता द्वारा, तो दोस्तों यह आपका सही, सभी आपका सही ऑप्शन होगा। फिर देखिए प्राथमिक कक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, कौन सा परीक्षण दिया जाता है? 3RS। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का अर्थ है, तो दोस्तों मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्र के सभी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। अगला प्रश्न है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो दोस्तों उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निरीक्षण। अगर बात की जाए कक्षाओं में मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग, तो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें देखिए आपका गुणों के मापन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है निर्धारण सूची, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसी के क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न है शाब्दिक निर्धारण मापन है, यानी मापनी है, तो इसमें दोस्तों आपका देखिए आत्मनिर्भर विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दोस्तों भाग कौन सा है इसमें आपका? देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी है दोस्तों? वैधता, विश्वसनीयता या व्यावहारिकता? दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है, यानी संबंध है, तो दोस्तों इसमें कैसा है, कैसा संबंध है? उनमें घनिष्ठ संबंध है। फिर देखिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। देखिए इसमें आपका छात्र के अधिगम स्तर को मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? मानक त्रुटि। देखिए अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा दोस्तों किसकी है? तो किसकी है? क्रॉनबेक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अगर नहीं है की बात की जाए तो दोस्तों आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? संक्षिप्तता आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि जब किसी परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण कहा जाता है वैध परीक्षण उसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? तो यह है दोस्तों गिलफोर्ड का कथन है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं, तो दोस्तों कितने पक्ष हैं? 4 पक्ष हैं। निदानात्मक परीक्षण का देखिए इसमें है आपका कि निदानात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? अब दोस्तों इसमें नहीं है पूछा गया है, तो देखिए इसमें इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है या फिर इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा
कि निदानात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो निदानात्मक इसमें उद्देश्यहीन नहीं होते हैं, यानी कि उद्देश्यहीन हो जाते हैं, उद्देश्य नहीं होते हैं। इसमें जो है उपचार करने से या निदान करने से उसका जो भी उसमें कठिनाई होती है उसको समझ में नहीं आता है, उसको जो है उसका निदान हो जाता है, वह जो है वह सीख पाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण शस्त्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। इसी के क्रम में देखिए अगला प्रश्न है कि आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन स्किनर का है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक परीक्षण की शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है। अगर उपचारात्मक की बात की जाए तो इसमें दोस्तों अंकगणित नहीं है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न है, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था दोस्तों, कोलियर तथा लुबिन ने। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सीखने का तरीका हम कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है, किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो यह जो है शिक्षण के सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या हेतु यानी समाधान हेतु। तो यह जो है सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम का प्रभाव डालते हैं, यह कथन जो है कैसा है, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों स्टीफन एम कोरे का है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षा के नूतन आयाम भाग नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, अध्यापकों का वेतनमान पुनर्निर्माण। फिर देखिए कौन सी प्रवृत्ति जो है, कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है, तो इसमें आशावादी प्रवृत्ति नई नहीं है, बाकी की सभी जो है प्रवृत्ति नई है। अगला प्रश्न है कि नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, यह कथन किसका है, यानी यह वाक्य किसने लिखा है, तो दोस्तों यह जो है योगेंद्र जीत का कथन है। अगला प्रश्न है कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे, यह कथन किसका है, तो यह दोस्तों रोजर्स का कथन है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषता है, यानी कि नवाचार की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों इसमें जिसे नया समझा जाता है, प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान का है, किसी नवाचार के द्वारा अर्जित कौशलों का प्रयोग आने वाले नव विचारों में भी किया जाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है BL माइल्स का। अगला जो प्रश्न है कि शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने की स्रोत हैं, तो यह कौन कौन से हैं, शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं भी और शिक्षा प्रसार सेवा भाग और शोध पत्रिकाएं भी, यानी उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक निम्न में से कौन से हैं, तो कौन है दोस्तों, अनिस्तसी आपका सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संख्या दी जाती है। मूल्यांकन की इस परिभाषा को निम्न में से किसने दिया है, तो किसने दिया है दोस्तों, डांडेकर ने, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंध है। इस कथन को दिया था, किसने दिया था दोस्तों, तो यह जो है कोठारी आयोग द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है देखिए आपका 55वां कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग नहीं है। इसमें है आपका शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अभाव और छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर और व्यवहारिक परिवर्तन। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो देखिए प्रश्न था कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसका आवश्यक अंग नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है दोस्तों, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। देखिए अब अगला प्रश्न है कि निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई, तो यह कौन सा है दोस्तों, रॉबर्ट ग्लेसर। अगला प्रश्न है ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है, उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, मापन संदर्भित मापन, यानी मानक संदर्भ मापन
अगला प्रश्न है, जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषयों सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के परीक्षण को हम दोस्तों निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों कौन परीक्षण नहीं है? प्रेक्षण। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो यह दोस्तों चारित्रीकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन होता है। तो दोस्तों क्या होगा? किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान यानी पदक्रम नहीं है? तो नहीं है की बात की गई है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि परीक्षण का प्रशासन करना जो है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का सोपान नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? संक्षिप्तता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता अच्छे परीक्षण की विशेषता है, परंतु संक्षिप्तता अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई परीक्षण वही मापता है उसके मापन करने का प्रयोजन है तो वह परीक्षण कहा जाता है, वैध परीक्षण कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो दोस्तों यह परिभाषा जो है गिलफूड के द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा दी गई थी, गिलफूड। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि विश्वसनीयता, देखिए अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है। इस परिभाषा को दिया किसने दिया दोस्तों? यह गिलफूड ने ही दिया था। फिर अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त उपाय उपयुक्त हैं? तो इसमें देखिए मानवीकरण में वृद्धि करना, पदों की संख्या में वृद्धि करना, परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करना, यानी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों यह परिभाषा जो है क्रोनबेक की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण है? अगर बात की जाए बुद्धि परीक्षण की तो दोस्तों TAT आपका सही आंसर हो जाएगा, TAT। हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि बुद्धि का मापन करने वाले विनी साइमन, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विनी साइमन परीक्षण का निर्माण किया गया, कब किया गया? तो यह आपको बताना है। तो यह 1905 ईस्वी में किया गया था। बुद्धि मापन हेतु स्टैनफोर्ड विने परीक्षण का निर्माण किया गया। दोस्तों अगर देखिए मापन हेतु अगर बात की जाए दोस्तों विने साइमन परीक्षण, तो दोस्तों यह 1905 में आप कहेंगे। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण तो दोस्तों यह 1908 में कहेंगे, जो उस परीक्षण को बदलाव करके परिवर्तन करके उसको लागू किया गया था। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? अगर बात की जाए दोस्तों शाब्दिक, तो शाब्दिक क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं। शाब्दिक वह होता है दोस्तों जो शब्दों के द्वारा हो, यानी दोस्तों मान लीजिए अशाब्दिक, अशाब्दिक तो वह भी हो सकता है कि आप इशारे से पूछें, यानी कोई बोल नहीं सकता है तो वह अशाब्दिक हो जाएगा। शाब्दिक का मतलब है कि वाणी द्वारा या भाषा द्वारा दोस्तों प्रश्न किए जाएं, उसी को हम शाब्दिक कहेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा? आर्मी अल्फा परीक्षण जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। इसी के क्रम में देखिए अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक ने निम्नलिखित में से किस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों थार्नडाइक के देखिए थार्नडाइक कौन है आपको पता होगा, जिन्होंने जो है बिल्ली पर परीक्षण किया था। तो दोस्तों वही थार्नडाइक है। तो उन्होंने कौन सा जो है बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो दोस्तों वह है आपका बहुबुद्धि कारक सिद्धांत। अगर बात करी जाए तो बहुबुद्धि जो कारक सिद्धांत है वह थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अब इस अगले प्रश्न के लिए आपको जो है जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है उसको आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको याद नहीं है तो दोस्तों इसका आप जो है हल आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए प्रश्न है कि एक बालक 10 वर्ष का है और 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों आपको मैंने क्या सूत्र बताया था कि पहले होगा आपका IQ बराबर, फिर होगा आपका दोस्तों देखिए IQ बराबर मानसिक आयु, आपका होगा यहाँ पे मानसिक आयु और बटे दोस्तों होगा वास्तविक आयु। तो दोस्तों इसमें आपको कैसे करना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पे गुणे में होते हैं 100।
तो देखिए वहाँ पे दिया गया है कि उसकी जो 10 वर्ष का लड़का है तो 10 वर्ष का है, तो वास्तविक आयु कितनी हुई 10 वर्ष जो है वास्तविक आयु हुई 10 वर्ष, मानसिक आयु हुई 12 वर्ष, तो मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है 10 वर्ष, बटे में सॉरी गुणे में कितना है दोस्तों 100, तो यहाँ हम 100 ले लेंगे। आई क्यू यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों जब इसको आप काटेंगे तो देखिए 1 जीरो से आप 1 जीरो को काट देंगे, फिर दोस्तों आप 12 का गुणा करेंगे 10 में तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120। इस प्रकार से आप इसकी जो है मानसिक आयु निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए 120 होगा, तो दोस्तों इसमें देखिए 120 यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी के क्रम में हम देखेंगे अगला प्रश्न, मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है तो दोस्तों किस प्रकार होता है, सापेक्ष मान के द्वारा मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है कि 90 तथा 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति किस बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो देखिए कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 90 से 100 और दोस्तों कहीं पे आपको मिलेगा 90 से 110, इस प्रकार से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो भी ऑप्शन आपका उसमें होगा तो आपको वही जो है चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सामान्य बुद्धि के बारे में बता रहा हूँ कि जो सामान्य बुद्धि है उसके लिए है दोनों प्रकार की आपसे पूछ सकता है, तो आपको अपने जो है इतना जो है अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से जो है अपना आंसर देना है। अगला प्रश्न है कि बिने साइमन एवं टर्मिन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में आता है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इनका मतलब क्या है कि बीने और टर्मन द्वारा निर्मित जो बुद्धि परीक्षण है निम्न में से किस श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों यह जो उन्होंने जो व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उसी के लिए जो उन्होंने निर्माण किया था बुद्धि परीक्षण का। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व परख जो है प्रशिक्षेपी परीक्षण नहीं है, यानी दोस्तों जो व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकता ऐसा कौन सा है। तो दोस्तों देखिए टीएटी आपको पता होगा व्यक्तित्व का मापन करता है, और रूरसा और इंक ब्लास्ट टेस्ट और शब्द साहचर्य परीक्षण यह जो है व्यक्तित्व के मापन के परीक्षण है, परंतु दोस्तों आपका केटल का 16 PF आपका जो है व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। अगर बात की जाए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष तो इसमें आपका दोस्तों उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ है दोस्तों तो उसमें जो है अनुमान लगाने की संभावना नहीं हो सकता है, यह आपका दोष पाया जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपका जो है पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा और विश्वसनीयता यह जो है होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है देखिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यह पर देखिए आपका पूछा भी गया है। यह जो है क्रॉनबेक की यह परिभाषा है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए इनका मतलब क्या है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है। अब मूल्यांकन क्या होता है आपको बता चुके हैं दोस्तों। मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों दोनों प्रकार के मूल्यांकन जो सतत और व्यापक है दोनों ही मूल्यांकन कहलाते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि आपका परीक्षण करना, आपकी तर्क शक्ति, आप में जो आपने सीखा है उसका पता लगाना, उसी को दोस्तों हम मूल्यांकन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं इसी के लिए होती हैं कि आपका मूल्यांकन किया जा सके। जो आपने कक्षाएं पढ़ा है वह कितना सीखा है आपने, उसी का मूल्यांकन करने हेतु हम जो परीक्षाएं कराते हैं उसी को हम मूल्यांकन कहेंगे। तो दोस्तों यह परिभाषा क्रॉनबेक की है। हम देखेंगे दोस्तों इसी के क्रम में अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि मापन होता है, यानी मापन कैसा होता है, गुणात्मक होता है या फिर मात्रात्मक या तुलनात्मक। तो दोस्तों अगर मापन की बात की जाए तो मापन आपका मात्रात्मक ही होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए अगर बात की जाए सतत मूल्यांकन के द्वारा तो दोस्तों व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि सतत मूल्यांकन का है मतलब जैसे आपका 50 नंबर का पेपर हुआ है उसमें से आप जो भी नंबर पाए हैं वही जो है आपका सतत मूल्यांकन कहलाएगा, जो कि हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं। परंतु दोस्तों व्यापक एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें जो है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों व्यापक मूल्यांकन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो दोस्तों देखिए संज्ञानात्मक पक्ष की अगर बात की जाए, अब संज्ञान को समझ सकते हैं। संज्ञान क्या होता है दोस्तों, ज्ञान से संबंधित कि बोध होना चाहिए, अनुप्रयोग का संबंध ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। अगला प्रश्न है कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जिसकी हमने बात की थी क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है, जो कि हम बता चुके हैं आपको।
फिर देखिए प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन कैसा होता है दोस्तों? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में जो है इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसको हम प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं, उसी को दोस्तों हम प्रायोगिक मूल्यांकन करते हैं। देखिए उनसे हम कोई भी जो है मॉडल बनवा सकते हैं या जो है प्रैक्टिकल करा सकते हैं। वह जैसा ही कार्य करेगा दोस्तों, उसको हम उसी के अनुसार जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, उसी को हम प्रायोगिक मूल्यांकन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए आप इसको ध्यान रखिए, अगर जहां नहीं पूछा जाए उस पर आप विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है, जल्दी में आप जो है वो एक ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो दोस्तों तीन तो सही होंगे परंतु एक गलत होगा, और तीन में से आप किसी एक को देख लेंगे, उस पर जो है निशान सही करके और आगे का प्रश्न करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए आपको नहीं पे विशेष ध्यान देना है। अब देखिए नहीं है पूछा है तो दोस्तों आपको पता है उत्तम परीक्षण क्या होता है? जिसमें वैधता का होना बहुत ही अनिवार्य है, विश्वसनीयता का होना बहुत ही अनिवार्य है, वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ही अनिवार्य है। परंतु दोस्तों कठोरता तो कहीं है ही नहीं। देखिए कठोरता को ना तो एनसीएफ मानता है और ना ही दोस्तों आपकी जो है जो शिक्षा प्रणाली है वह भी मानती है। इसको कठोरता कभी हो ही नहीं सकती। दंड, कठोरता यह नेगेटिव वर्ड होते हैं, जहाँ भी आपको मिले इसको गलत मान लीजिए। अगर आपका देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जाए तो यदि किसी भी प्रश्न में नहीं है तो उसका उत्तर भी नेगेटिव होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, यानी छात्रों के जो प्रारंभिक ज्ञान, देखिए प्रश्न को समझिए, प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों मौखिक मूल्यांकन द्वारा। यदि कि प्रारंभिक ज्ञान है, आप उसका पता लगाएंगे कि जो यदि कि कोई भी एडमिशन आपके पास आया तो दोस्तों उसको पता लगाना है कि इसके अंदर कितना जो है ज्ञान है। तो दोस्तों उसका आप कैसे लगाएंगे? आप मौखिक ही लगाएंगे, कुछ उससे प्रश्न करेंगे, वह आपको उत्तर देगा। तो दोस्तों वह मौखिक मूल्यांकन ही कहलाता है। अगला प्रश्न है कि छात्रों की रुचियों, देखिए रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसमें देखिए रुचि आ जाए, संवेग आ जाए और मनोवृत्ति, मतलब मनोवृत्ति आ जाए, यानी दोस्तों इंटरेस्ट क्या है आपका, पैशन, और देखिए रुचि, उसमें आपका भावनात्मक पक्ष आएगा, क्योंकि दोस्तों भावनात्मक से ही संबंधित है इन सबका। पर देखिए आपका यह प्रश्न पूछा भी गया है 2016 में। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि छात्रों की त्रुटियां, देखिए इस पर आप विशेष ध्यान रखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए अगर बात की जाए त्रुटियों को ढूंढने वाला, अगर बात की जाए कि उनको, देखिए यहाँ पे आप दो शब्द देख रहे होंगे कि दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण आपका क्या कहलाएगा? उपचारात्मक। यानी दोस्तों जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उपचार कराते हैं, और देखिए अगर आप उसका पता लगाना चाहते हैं, यानी दोस्तों जो आप यहाँ देख रहे होंगे त्रुटियाँ, त्रुटियों का आप दूर नहीं करना है, आपको सिर्फ पता लगाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? निदानात्मक शिक्षण। इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि हम किसी भी छात्र की कमजोरी का पता लगाते हैं कि किस विषय में कमजोर है, उसको हम निदानात्मक कहेंगे, परंतु उसको हम दूर कर देते हैं, उसको हम वही सिखा देते हैं जो उसको नहीं आता है, उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर हमें इलाज करता है और जो हमें दोष होता है वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। बचाव, निदान व उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो देखिए अगर बात की जाए इन कथनों की, तो कथनों को विशेष ध्यान रखिए, कथन आपसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह है, देखिए रॉस का कथन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? देखिए समस्या के कारणों को जानने व समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्या कहलाएगा? तो दोस्तों है क्रियात्मक शोध कहलाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों? 4 पक्ष होते हैं। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम सीखते हैं तो उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी होती है, यह निर्णय क्या कहलाता है? तो यह निर्णय आपका क्या कहलाएगा? मूल्यांकन ही कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है? देखिए मैं बता चुका हूँ आपको, मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों सतत मूल्यांकन होता है, एक होता है व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए सतत मूल्यांकन आपका क्या होता है कि सतत मूल्यांकन में आपको जो है अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप उसको आपके पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक है आपका, पूर्णांक में से जो भी आप नंबर देते हैं यही आपका सतत होगा। परंतु व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, जैसे व्यापक मूल्यांकन में आपका देखिए तर्क शक्ति और दोस्तों आपके व्यक्तित्व से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, रुचि से संबंधित, अभिव्यक्तियों से संबंधित सभी, यानी कि पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा, वही आपका व्यापक मूल्यांकन होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम
कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मूल्यांकन को कितने भागों में आप बांट सकते हैं दोस्तों? 4 भागों में आप बांट सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? शब्दों को पकड़ना सीखिए। देखिए आप इसमें मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष पूछा है, तो संज्ञानात्मक क्या है दोस्तों? समझ आपका संज्ञानात्मक में आएगा। संज्ञानात्मक होता है आपके ज्ञान से संबंधित, यानी आदतें आपका आदर्श और मूल्य ये है, ज्ञान से कोई इसका संबंध नहीं है, परंतु समझ आपके तर्क शक्ति से संबंध है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? अगर भावात्मक पक्ष से की जाए तो देखिए सूचनाओं का आपके भावात्मक पक्ष से कोई मतलब है नहीं। और दोस्तों तथ्यों व व्यवहारों का प्रयोग, तथ्यों के विश्लेषण, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो भावात्मक है, देखिए रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, आपके संवेग, आपके जो इंटरेस्ट, सभी कुछ जो है आपका किस में आएगा? भावात्मक पक्ष में। इस प्रकार से आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्यतः कितनी जो है क्रियाएं होती हैं? तो इसमें दोस्तों आपकी 5 क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है दोस्तों? तो इसमें आपका छात्र प्रोफाइल बनती है, आपको पता होगा। छात्र प्रोफाइल में ही जो है छात्रों के जो विवरण होते हैं, उनकी उपलब्धियां, कार्य, यानी कि जो जो उसने किया है अपने छात्र जीवन में, सब कुछ उस फाइल में लिखा हुआ होता है। हम देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे के बारे में पता करें। क्या आप उसको नियंत्रक करेंगे या फिर संकेतक या केंद्रक? यह तो इससे तो आप पता ही नहीं लगा सकते। आप उसका मापन करेंगे, आप मापक करेंगे उसका, तभी आपको पता लग सकेगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का क्या होगा? क्रियात्मक शोध क्या है? हमारी समस्या और हल भी हमारा, यह जो कथन है दोस्तों, यह ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता नहीं है? विशेषता होती है। तो देखिए होती है, तो इसमें देखिए इसमें है कि क्रियात्मक शोध की विशेषता, तो समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। इसमें जो समस्याएं होती हैं अनुभवजन्य होती हैं, उन्हीं को हम अनुभव के द्वारा ही हम सॉल्व करते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो संपादन होता है वह आपका 6 चरण में होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? परिव्यक्ति। इसमें देखिए गुणवत्ता आएगी, समय और मूल्यांकन सभी कुछ आएगा, परंतु दोस्तों इसमें परिव्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाएगा दोस्तों? क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या संकल्पना कहलाएगा, या पूर्व हल कहलाएगा, या फिर पूर्व उत्तर, या फिर दोस्तों परिकल्पना? तो दोस्तों आपका परिकल्पना इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए यह 2017 में पूछा गया है, तो इसको हम समष्टि कहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखिए इसमें आपका पूछा गया है कि नहीं आता है, तो दोस्तों नहीं की बात की जाए तो इसमें देखिए क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत साक्षात्कार या फिर प्रश्नावली या अवलोकन सब कुछ आएगा, परंतु दोस्तों प्रत्यक्षण आपका इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, देखिए कैसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह पूछा भी गया है, तो यह कथन है रॉस का। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि देखिए फिर प्रश्न रिपीट हुआ है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा हम मूल्यांकन किया जाता है, तो किसका करते हैं हम? नैतिक मूल्यों का या फिर केवल संप्राप्ति का? या इसमें देखिए आपको अगर व्यापक की जहाँ पे बात की जाए तो वहाँ आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। फिर देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है किससे है दोस्तों? अभी देखिए क्या पूछा गया था कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग मूल्यांकन का कौन से पक्ष हैं? तो इसमें दोस्तों अब पूछा गया आपसे कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान है या फिर बोध है या फिर अनुप्रयोग है? तो इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग सभी कुछ संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह 2017 में सेकंड पेपर में
पूछा गया है। सतत मूल्यांकन कहलाता है, देखिए अब व्यापक मूल्यांकन समझ गए, आपके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। सतत मूल्यांकन की बात की जाए तो दोस्तों सतत मूल्यांकन क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन है। सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन है। नित्य प्रतिक्रिया यानी कि जो आपके साप्ताहिक टेस्ट होते हैं उसका मूल्यांकन किया जाने वाला सतत मूल्यांकन है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब व्यापक मूल्यांकन की बात की जाए तो उसमें आपके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न हम समझेंगे कि यह कथन किसका है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। किसका कथन है, तो यह कथन आपका ग्रीन का है। यानी कि उस कैसे पता करें कि जो शिक्षक शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है, तो यह जो है ग्रीन का कथन है। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, कैसे होते हैं, तो दोस्तों यह देखिए प्रायोगिक मूल्यांकन वाले विषय होते हैं। देखिए आपको कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले में पूछा गया था कि प्रायोगिक मूल्यांकन वाले विषय कौन से होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि विज्ञान, भूगोल और कृषि विषय कौन से होते हैं। वहाँ पे आपका देखिए यह ऑप्शन दिए गए थे आपके लिए, अब ऑप्शन देकर प्रश्न पूछा है। इस प्रकार से आपको विचलित नहीं होना है, आप बता देंगे कि सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले हैं, क्योंकि विज्ञान, भूगोल, कृषि में हम प्रैक्टिकली तो करते हैं। अगला प्रश्न हम समझेंगे कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, सभी कुछ यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन इसमें आप करते हैं। भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है, तो देखिए बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों की संवेगों से संबंधित और मनोवृत्तियों से संबंधित। जहाँ पे दोस्तों आपको रुचि, संवेग और मनोवृत्तियाँ देखें, वहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आपके कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है भावात्मक पक्ष सामने आ जाएगा। भावात्मक पक्ष आपके सामने होगा, आप इसमें विचलित नहीं होना है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया। देखिए ब्लूप्रिंट क्या है, तो दोस्तों ब्लूप्रिंट की अगर बात की जाए तो यह किस कब काम में आता है। ये ब्लूप्रिंट का प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण से होता है या फिर नवाचार से होता है या फिर प्रश्न पत्र निर्माण से होता है या क्रियात्मक शोध से होता है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट का प्रयोग आपके प्रश्न पत्र निर्माण से होता है, इसको आप कभी मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2017 में पूछा गया है। इसी के क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। अब देखिए निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन कौन से हैं, उदाहरणात्मक प्रश्न आपके निबंधात्मक परीक्षण कहलाएंगे। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं है समय की मितव्ययता है, फलांग की सुगमता है, पाठ्यक्रम की व्यापकता इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य किसका है दोस्तों, तो क्रियात्मक शोध का है, इसको ध्यान रखिए। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, तो शैक्षिक मूल्यांकन का क्या अंग है दोस्तों, अधिगम अनुभव शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। परिकल्पना होती है, तो दोस्तों देखिए परिकल्पना क्या होती है, आप इसको समझिए। परिकल्पना समस्या समाधान का पूर्व अनुमान या फिर समाधान के बाद का अनुमान या शोध के मध्य का अनुमान। तो दोस्तों परिकल्पना आपके जो समाधान का पूर्व का अनुमान होता है उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वह जो है गणित से संबंधित है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति और नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो मापन क्या है दोस्तों, जो आपके स्वीकृत नियम होते हैं उसी के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करते हैं, उसी को हम मापन कहते हैं। यह कथन किसका है, तो एस स्टीवेंस का यह कथन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं, तो शैक्षिक उद्देश्यों के अंग कौन से हैं, बालक या समाज या विषय वस्तु। तो देखिए इसमें आपका उपयुक्त सभी आपका शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। अगला प्रश्न है कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, यानी दोस्तों बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें आप कह देंगे कि ज्ञानात्मक क्षेत्र भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक होता है। अब देखिए ज्ञानात्मक जहाँ आप जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, और
परिपक्व होते हैं। भावात्मक होते हैं आप रुचि, इंटरेस्ट और मनोवृत्ति। फिर देखिए क्रियात्मक होते हैं जहाँ आप प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, उसी को हम क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों देखिए बौद्धिक योग्यता में तो देखिए अनुवाद होना चाहिए, विवेचन, अनुप्रयोग सब कुछ होना चाहिए, वाग विस्तार इसमें नहीं होना चाहिए। पर देखिए अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो उपचारात्मक हमने आपको क्या बताया था कि उपचारात्मक क्या होगा, बच्चों की त्रुटियों को दूर करना। और दोस्तों यदि आप त्रुटियों को पहचान पाते हैं कि बच्चों को यह जो है समस्या है इस टॉपिक पर, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, निदानात्मक कहेंगे। उसको हम निदानात्मक जो है शिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉस का कथन है। तो दोस्तों रॉस का कथन क्या है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यही जो है रॉस का कथन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टीफन एम कोरी ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसमें उन्होंने क्रियात्मक शोध का जो है अनुसंधान का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। तो क्या है दोस्तों कि केवल शिक्षकों को है, या शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को, या शिक्षक प्रधानाध्यापक छात्रों सभी को, या फिर शिक्षक प्रधानाध्यापक तथा बीएसए तथा सभी को। तो दोस्तों इसमें आपका सभी को हो जाएगा। शिक्षक भी कर सकता है क्रियात्मक शोध, प्रधानाध्यापक भी कर सकता है, छात्र या बीएसए सभी कुछ इसमें कर सकता है। क्रियात्मक शोध में शोधनकर्ता होता है, तो शोधनकर्ता कौन होगा। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपका उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही जो है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, स्टीफन एम कोरे, जो कि देखिए पूछे गए प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब से हुआ। तो दोस्तों आप कह दें कि 2009 से ही सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न हम समझेंगे दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है। 60 अंक प्राप्त करना क्या है। तो दोस्तों यह आपका मापन कहलाएगा, और दोस्तों यह जो है आपका सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। तो दोस्तों यह टैक्सोनॉमी जो है 1956 में विकसित हुई थी। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी की पुस्तक है। तो दोस्तों देखिए आप जो है इसको देखते हैं, इसमें कुछ बाकी के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों बाकी के प्रश्न जो भी हैं, जितने भी मैं एकत्रित कर पाता हूं आपके लिए मैं लाऊंगा। और दोस्तों यह आपके शैक्षिक मूल्यांकन की जो है 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, और वह वीडियो जो है आपकी प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न नाम से जो है प्लेलिस्ट है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसकी लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों उन वीडियो को जरूर देखना, और यह वीडियो को पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत जो है मेहनत करता हूं, और जो है इन प्रश्नों को ढूंढता हूं आपके लिए, और वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों आपकी लाइक बनता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो।